पहली चीज, अब गुजाकी ने हमको तैयारी करनी है। अब हमारा सफर तो होने वाला है। जलाल भाई अगर अंधेरी से यहाँ आए होगा कहा जाए तो उन्होंने गाड़ी का बंदोबस्त किया, सब बंदोबस्त किया। हमारा आखिरी सफर है, यह हमने आलिशान मेहरबानी कि वो हाफिज़ कुरान आपके वाले हुए थे, लेकिन हमने और हमारे बुजुर्गों ने ये तय किया कि हमें यहीं रहना है। देखिए, ऐसा है, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की एक ऐसी शख्सियत है जो बड़े बदनसीब रहे इस मामले में कि अगर हिंदुस्तान की जेलों में उन्होंने 14 साल गुजारे तो 23 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारे। उन्होंने दो कौमी नज़रिया जो है उसकी कभी हिमायत नहीं की, टू नेशन थियरी की। टू नेशन थियरी जो है ये आमतौर पर संघ परिवार आज ये साबित करने पर तुला हुआ है कि गोया इस मुल्क की तकसीम हिंदुस्तानी मुसलमानों की वजह से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की तकसीम हिंदू फ़िरका परस्ती, हिंदुओं की मतलब जो है वो सियासी ताकतें जो मुसलमानों के लिए दिलों में नफ़रत रखती थीं, उनकी देन है। सबसे पहले टू नेशन थियरी का अगर ख्वाब किसी ने पेश किया तो लाला लाजपत राय ने किया, जो हिंदू महासभा के सदर थे। उन्होंने एक साथ 13 आर्टिकल लिखे थे और उन 13 आर्टिकल में ये कहा था कि वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जो है ये देखें कि हमेशा हिंदू महासभा ने जो है मुसलमानों के ताल्लुक़ से जहर मतलब उगला, वो चाहे सावरकर रहे हों, और फिर आप देखें 1926 में बन गई थी आरएसएस। तो 1926 में जो आरएसएस बन गई थी, जो उनके जो मतलब आइडियालॉग से नज़रिया साज थे, जो उनके विचारक थे, जिन्होंने जो है मतलब आइडिया दिया, तो उसमें थे गुरु गोलवालकर, उसमें थे हेडगेवार, उसमें पुनशे था जो इटली में जा कर के मिल कर के वहाँ से इसके बाद मसूलिनी वगैरह से मिल कर के आया था कि फ़ाशिज़म को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। और यहाँ पर इस मुल्क में किस तरह से अगर स्पेन में 700 साल मुसलमान हुकूमत करके और वहाँ पर जो है उसकी मज़हबी शनाख्त ख़त्म हो सकती है स्पेन में, तो हिंदुस्तान में कैसे मुसलमानों की मज़हबी शनाख्त को ख़त्म किया जा सकता है। पुनशे ने वहाँ से जो है इटली से लौटने के बाद हिंदुस्तान में हेडगेवार की मदद से आरएसएस की बुनियाद डाली 1926 में। और इसके बाद एक किताब लिखी गुरु गोलवालकर ने, वी एंड दे आवर नेशनहुड डिफाइंड। हेडगेवार ने एक किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, जिसमें इस बात पर बहस हुई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को किस तरह से दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा सकता है, किस तरह से मुसलमानों से इलेक्शन के जो उनके वोटिंग राइट्स हैं लिए जा सकते हैं, उनको यकसा हुकूक नहीं फराहम होने चाहिए। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के जो संघ का वो था, तो इस पर जो है मतलब हमारी जो क़यादत थी उसने जो है टू नेशन थियरी की मुखालफत की मौलाना आज़ाद ने किया, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, और इसी के साथ साथ जो हमारे नज़रिया साज जो रहनुमा थे खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग, इन्होंने इसकी मुखालफत किया। और ख़ास बात ये कि जिस रोज़ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर तजवीज़ आई कि मुल्क जो है मज़हब की बुनियाद पर बंटेगा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है मतलब ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है, उस किताब का नाम है भारत विभाजन के गुनहगार। ये अंग्रेज़ी में भी है। उस किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। उसमें लोहिया ने लिखा कि कांग्रेस के पहले सेशन में गांधी जी ने कहा कि साहब मुल्क अगर बंटने की तजवीज़ आ रही है तो मेरी लाश के ऊपर हिंदुस्तान बटेगा। इसके बाद लोहिया ने लिखा कि साहब दूसरा सेशन, दूसरे खाने के बाद जो दूसरा सेशन शुरू हुआ तो गांधी जी ने कहा कि साहब पार्टीशन इनएविटेबल है, तक़सीम हिंद नागुज़ीर है, इसके अलावा कोई पर्याय नहीं। इसलिए कि सरदार पटेल और नेहरू मेरे पास अभी आए थे
और इन लोगों ने कहा कि नहीं, तकसीम तो करनी पड़ेगी। और गांधी जी को कहा कि आपको मानना पड़ेगा इस बात को, इसलिए कि आम कांग्रेसी ये चाहता है कि तकसीम हो जाए। तो जब गांधी जी ने ये बात कही उस मीटिंग में, दूसरे ये लोहिया ने लिखा अपनी तहरीर में, इसको आप पढ़ लीजिए। लोहिया ने कहा कि इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खां इंतहाई गुस्से में अपनी इस जगह से खड़े हुए और उन्होंने गांधी को झिझोड़ कर कहा कि आप मर क्यों नहीं जाते, आपके अंदर अगर ज़रा भी गैरत और आपकी ज़ुबान का ज़रा भी पास है, आपने कहा था सुबह के सेशन में कि जो है मेरी लाश के ऊपर होगा, अभी तो आप ज़िंदा हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खड़े हुए, उन्होंने इसकी मुखालफत की, उन्होंने कहा नहीं, तकसीम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों ने जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में मुस्लिम लीग का झंडा नहीं लगने दिया, तो आप कैसे इसके लिए वो कर रहे हैं। उसी वक्त जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य कृपलानी ने और तमाम लोगों ने जो है सख्ती के साथ इसकी मुखालफत की। जयप्रकाश नारायण वगैरह ने, डॉक्टर मनोहर लोहिया ने कहा कि हम लोग यंग थे, हम लोगों ने मुखालफत की और इसके बाद उसका कोई नतीजा नहीं हुआ और वो रेजोल्यूशन जो है मंजूर हो गया, जिसकी रोशनी में जो है तक़सीम हिंद का सानहा जो है पेश आया। तो खान अब्दुल गफ्फार खां एक बहुत बड़ी शख्सियत इस मामले में थे। और दूसरा ये जो है उस आदमी की इस बात में जो है तारीफ़ करनी पड़ेगी, जब पूरे हिंदुस्तान में जो है आग लगी हुई थी, उस वक्त के हिंदुस्तान से मुराद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों शामिल है। जब आग लगी हुई थी और इसमें एक रिकॉर्ड के मुताबिक 10 लाख लोग कम से कम मारे गए, तारीख़ में इसका ये आता है कि 10 लाख लोग मारे गए। जो 10 लाख लोग मारे गए उसमें ऐसा है कि एक बूंद खून नहीं गिरा जो है खैबर पख्तूनख्वा में, जो पहले सूबा सरहद कहलाता था, इसलिए कि खान साहब के लोगों ने वहाँ पर पूरी उसकी ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ के हिंदू जो है थे उनके घरों की हिफाजत का काम किया और इसके बाद उन लोगों को बड़ी हिफाजत के साथ हज़ारों पठानों की मौजूदगी में उन हिंदुओं को ला करके हिंदुस्तान की सरहद पर छोड़ने का महफूज तरीके से काम किया। और आज की तारीख़ में खान साहब के नाम पर एक अस्पताल बन गया। संघियों ने जो है फरीदाबाद में, संघियों ने उस अस्पताल का नाम उनके नाम से हटा कर के अटल बिहारी हॉस्पिटल कर दिया। तो एक गंदी जहनीत, एक छोटी सोच, बदतरीन जहन जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनका मुकाबला अगर हमको करना है तो सरहदी गांधी जैसे लोगों की ही खिदमात को सामने ला करके ही हम इन लोगों के साथ हम गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन का जिक्र कर सकते हैं और इस संघी नज़रिए का मुकाबला कर सकते हैं। ये ऐसा है मियाँ, इस मुल्क में बड़े ज़ोर से हर आदमी आज की तारीख़ में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है। ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी का दिया हुआ है। जब गांधी और नेहरू की ज़ुबान जो है उनके तलवे में चिपक जाती थी, उनकी हैसियत नहीं थी कि वो बात करें संपूर्ण स्वराज की मुकम्मल आज़ादी की, तो उस वक्त जो है ये जो है क्या कहना चाहिए, जनाब फजलुल हसन हसरत मोहानी साहब ने उस वक्त कांग्रेस के इजलास में मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वराज चाहिए, जबकि कांग्रेस उस बात के लिए तैयार नहीं थी और कांग्रेस के उस इजलास में गांधी जैसे लोग थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि इस पर गुफ्तगू करें। तो ये किया हसरत मोहानी ने। आपको और बताएं, आज आप इतना बड़ा तिरंगा लहराते हैं, ये तिरंगा किसने डिज़ाइन किया? कामिला बदरुद्दीन ने किया। ये जो है आज ही तारीख़ में इस मुल्क में मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पर इसको जो है मुल्क की आज़ादी में जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है, बदकिस्मती की बात यह है कि हम अपनी नई नस्ल तक उन नामों को, मोहतरम नामों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये आज की तारीख़ में हम सब का फरीज़ा है कि वक्तन फ़वक्तन हम लोग अपने बुज़ुर्गों को याद करें, चाहे वो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हों, जिन्होंने जो है बड़ी संजीदगी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ मुल्क के बंटवारे की मुखालफत की थी, चाहे वो जो है सैयद महमूद साहब हों या ये आपके क्या कहना चाहिए हसरत मोहानी हों, या इस तरह से जो है आपके सामने जो दूसरी शख्सियात हैं मौलाना आज़ाद हों, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोगों को बिल्कुल उसी तरह याद करना चाहिए जिस तरह से दलित अम्बेडकर को याद करता है, हमको मौलाना आज़ाद को उसमें भी याद करना चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि पार्लियामेंट में खराज पेश करने के लिए अम्बेडकर जयंती के मौके पर सैकड़ों की तादाद में जो है एमपीज़ जो है जा कर के वहाँ पर उनको खराज पेश करते हैं। मेरे पास रिपोर्ट है कि इस साल मौलाना आज़ाद की बरसी के मौके पर, जयंती के मौके पर 11 नवंबर को शायद कोई नहीं गया था।
तो ये हमारी भी गलती है। हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने असलाफ़ को याद करें, उनको खिराज पेश करें, उनकी खिदमत को अपनी नई नस्ल तक पहुँचाने का काम करें और इंशाअल्लाह ये सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी इस सिलसिले में पहल करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।